पाकिस्तान के लाहौर में नाम भी देखिए क्या अजीब है। नाम है मोहम्मद शरीफ और कहते हैं कि लाहौर में इससे बड़ा कोई गुंडा न उससे पहले न उसके बाद कोई पैदा हुआ। तो मोहम्मद शरीफ मतलब शरीफ इंसान लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके में रहा करता था और बचपन ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था। एक छोटा भाई था। एक बार एक मेला लगा लाहौर में, उस मेले में ये अपने छोटे भाई के साथ गया। उस मेले में किसी और दूसरे ग्रुप में जो लड़के थे उनसे झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान दूसरे ग्रुप के लोगों ने शरीफ के छोटे भाई का कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल किया और उसकी आंखों के सामने हुआ, 8 दिन तक उसने उस कातिल को ढूंढा और 14 साल की उस वक्त उसकी सिर्फ उम्र थी और ये बात है 1954 की, मतलब पाकिस्तान को बने हुए अभी करीब 7 साल ही हुए थे। तो 14 साल उसकी उम्र थी, यानी 14 साल के हिसाब से अगर देखें तो वो आधा इंडियन भी था, क्योंकि बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में रहा। तो भाई का कत्ल हो गया। 8 दिन तक वो अंधाधुन बेतहाशा एक 14 साल का लड़का बच्चा अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है और आखिरकार 8वें दिन वो कातिल उसे मिल जाता है और वो अपने हाथों से उसे मार डालता है। 14 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए। अब चूंकि इससे पहले कोई जुर्म किया नहीं था, बाकी तजुर्बा नहीं था, पेशेवर क्रिमिनल नहीं था। कत्ल करने के बाद कुछ लोगों ने लगे हाथ पकड़ लिया, पुलिस आई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने उसे जेल भेज दिया। अब उसे सुकून था कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन जेल जाने के बाद कहानी पलट गई। जब वो जेल पहुंचा तो पता चला कि जिसे उसने अपने हाथों से मारा है वो तो एक मोहरा था। उसके भाई को कत्ल करने का इशारा करने वाला कोई और था और वो एक और बड़ा गुंडा था। अब इस गुंडे का नाम भी बड़ा अजीब, जैसे ये शरीफ। उस गुंडे का नाम था अच्छा शौकर वाला। तो वो शरीफ था और ये अच्छा था। तो पता चला जेल के अंदर कि उसके भाई का असली कातिल वो नहीं है जिसको वो मारकर यहाँ जेल में पड़ा हुआ है, बल्कि असली कातिल तो बाहर आज़ाद घूम रहा है जिसने इशारा दिया, और उसका नाम है अच्छा शौकर वाला। अब उसने पता करना शुरू किया कि वो कहाँ है, क्या है। अब अच्छा शौकर वाला की कहानी ये थी कि वो लाहौर का एक और गुंडा था और अपने यहाँ जैसे नेता लोग बाहुबलियों का, गुंडों का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा शौकर वाला का भी उस वक्त इस्तेमाल एक पॉलिटिशियन कर रहे थे और उनका नाम था अमीर मोहम्मद खान। ये पश्चिमी पाकिस्तान के गवर्नर हुआ करते थे। तो जब भी इनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन हो या फिर कुछ ऐसी चीज़, तो अच्छा शौकर वाला का इस्तेमाल करता और वो उन सबको दबा देता, उनकी आवाज़ को। तो कई लोग तो ये भी कहते थे कि अच्छा शौकर वाला छोटा गवर्नर है, मतलब अमीर खान के बाद असली में गवर्नर वही है। तो तूती बोला करती थी। अब उधर जेल के अंदर शरीफ बंद और कातिल के बारे में पता चला कि वो बाहर आज़ाद है। अब वो बेचैन, क्या करे। नसीब ने उसका साथ दिया, चूँकि जब उसने कत्ल किया उम्र 14 साल थी। अंग्रेज़ों का कानून वहाँ भी लागू था, जो अपनी IPC टाइप की सारी चीज़ें थी जो जिसमें बदलाव किया गया। तो कुछ वक्त के बाद ही वो जेल से बाहर आ गया। जब वो जेल से बाहर आया तो अब वो एक मासूम लड़का नहीं था, वो एक कातिल था पहले ही। अब 14 साल के बाद बालिग हो चुका था, उसके हाथ से खून हो चुका था। मोहल्ले के लोगों को मालूम था कि अब ये एक दादा टाइप है और उसने अपने इस बदले हुए व्यवहार या बदली हुई जो उसकी पूरी शख्सियत, पर्सनैलिटी थी, उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। उसने अपने उसी मोहल्ले के कुछ लड़कों को अपने साथ मिलाया और उनका एक गैंग बनाया। अब गैंग बनाकर ये लूटपाट शुरू कर दिया इसने। धीरे धीरे इसका आतंक बढ़ता गया। अब इसका नाम शरीफ से सीधे एक गुंडों के इसको अलग अलग नाम चाहिए था, तो शरीफ नाम से इसको नया नाम पड़ा जग्गा। जग्गा गुर्जर, पाकिस्तान में भी गुर्जर होते हैं। तो अब जग्गा गुर्जर का आतंक मोहल्ले में बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ये लाहौर के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे से तीसरे मोहल्ले तक पहुंचने लगा। फिर एक दौर ऐसा आया कि अब लोग डर के मारे इसको पैसे देने लगे। ये जिस इलाके में इसको लोग जाते वहाँ एक चीज़ ही कहते बस कि जग्गा के आदमी है। तो इसने शुरुआत की, लाहौर में एक बकरे की मंडी लगती है, तो कसाई रहा करते हैं सारे। उसने कहा कि आज के बाद हर बकरे पर 1 रुपया जग्गा के नाम पर जाएगा। अब वो पूरी मंडी से 1 रुपया कलेक्ट किया जाता है। सैकड़ों हज़ारों बकरे की वहाँ पे सौदेबाजी हुआ करती। तो पूरे मंडी से अब उसे जग्गा टैक्स जा रहा है। धीरे धीरे ये जग्गा टैक्स पूरे लाहौर में एक तरह से सुर्खियों में आ गया।
कि एक शख्स है जो जग्गा है, जिसका नाम गुंडा है, और उसके नाम पे टैक्स लिया जाता है, उसका नाम है जग्गा टैक्स। उसके बदले में बहुत लोगों की वो मदद भी करता है। कहते हैं आज के दौर में भी 2023 में पाकिस्तान में जग्गा टैक्स लोग भूले नहीं है। जब भी कोई ऐसा गुंडा खड़ा होता है और इस तरह से जबरन वसूली करता है तो अपने आप उसका नाम पड़ जाता है जग्गा टैक्स है ये। तो 1960s का जग्गा आज भी पाकिस्तान में जिंदा है ऐसे गुंडों के लिए। तो पूरे लाहौर में अब जग्गा और जग्गा टैक्स बदनाम हो चुका था, यह मशहूर हो चुका था। अब उसने लोगों से वसूली करनी शुरू की, जो लोग खिलाफ होते उनको मारना शुरू किया, बहुत सारे कत्ल कर डाले। धीरे धीरे उसका रसूख बढ़ने लगा, उसका आतंक बढ़ने लगा। पुलिस भी उसके बहुत सारे लोग मिले हुए थे, पुलिस में भी वो पैसा देता। फिर ये भी कहते थे जो जग्गा टैक्स वसूलता था उसमें बहुत सारी महिलाओं की, बेवाओं की मदद करता था, तो अपने आप को रॉबिन हुड भी बनाने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जग्गा गुर्जर का आतंक बढ़ता जा रहा था और लाहौर में उसके आसपास कोई फटकने वाला भी नहीं था। इतना बड़ा कद उसका हो चुका था। पुलिस प्रशासन, सरकार सब बेबस नजर आ रही थी और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर तभी एक रोज़ उसकी बदनसीबी का दौर शुरू होता है, जहाँ से उसके इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। होता यह है कि एक रोज़ एक डिप्टी कमिश्नर, जो कि इससे पहले लाहौर के बाहर पोस्टेड थे, वो डिप्टी कमिश्नर, उनका तबादला लाहौर हो गया। अब वो लाहौर आते हैं और लाहौर आने के बाद इनका नाम था फ़तेह मोहम्मद ख़ान। तो ये डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के नए नए। ये लाहौर आए और लाहौर में पहला दिन था इनका। जब ये पहला दिन आए तो लाहौर के अंदर इनकी गाड़ी दाखिल हुई। इनको जाकर चार्ज लेना है और लाहौर के एक मार्केट से ये गुज़र रहे थे। और जब वो मार्केट से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक फल वाला खड़ा हुआ। इन्होंने गाड़ी रोकी कि चलो कुछ फल वल ले लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जब गाड़ी रोकी और जैसे ही वो फल वाले के ठेले वाले के पास जाने लगे, तभी अचानक देखा कि बड़ी तेज़ी से एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक शख्स उतरा। ठेले वाले ने उसको देखा और उसने दूर से सलाम किया झुककर। उसने भी हाथ लहराते हुए जवाब दिया। अब ये डिप्टी कमिश्नर खड़े में, इनकी गाड़ी भी है, लेकिन ठेले वाले ने डिप्टी कमिश्नर को नज़रअंदाज कर दिया। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा उसको देखते ही उसके पीछे पीछे 5-6 लोग और उतरे गाड़ी से। अब उन लोगों ने 4-5 फलों की पेटियां अपनी गाड़ी में रखी, कुछ शरबत की बोतलें भी थी उसी ठेले पर, वो भी रखी, और गाड़ी में ये सब रखकर वो गाड़ी रवाना हो गई। अब डिप्टी कमिश्नर को देखकर बड़ा अजीब लगा। उन्होंने देखा कि एक तो मैं आया हूँ, ठेले वाले ने मुझे ज़रा भी भाव नहीं दिया, दूसरा ही अचानक गाड़ी आई, बड़े लहरा के इसने सलाम का जवाब दिया, उसका लोग उतरे, पेटियाँ चढ़ी, बोतलें रखी गई और गाड़ी 1-2-3 बिना पैसा दिए हुए। तो बड़े हैरान परेशान वो ठेले वाले के पास गए और उन्होंने पूछा। ठेले वाला इनको जानता भी नहीं कि ये कौन है। बोला भाई ये जो लोग थे ये कौन है, बिना पैसे दिए हुए आपसे सारा सामान ले गए। तो ठेले वाले ने कहा कि लगता है आप लाहौर में नया आया, वरना आप ये सवाल नहीं करते। बोला वो जो शख्स सबसे आगे बैठा था, जैसे मैंने झुक के सलाम किया था, उसका नाम है जग्गा गुज्जर। बोला लाहौर में रहना है, सांस लेना है तो उसकी मर्ज़ी ज़रूरी है, तो आइंदा कभी आप टकरा जाए तो गलती से रास्ता बदल लेना। अब डिप्टी कमिश्नर, और इसने एक लाइन ये भी कही कि इस पूरे लाहौर में अगर किसी की हुकूमत और बादशाहत है तो उसी की है। अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर में पहले दिन और पहले ही दिन एक ठेले वाले से ये सुन रहे हैं कि एक शहर की पूरी कमान या पूरा निज़ाम वो किसी पुलिस प्रशासन से नहीं बल्कि एक गुंडे के हाथ में है। बात बड़ी अजीब लगी। अब वो क्या करें, परेशान। उन्होंने कहा कि अब दफ्तर जाने की बजाय नज़दीकी पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो लाहौर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मोजांग पुलिस स्टेशन। उन्होंने उस ठेले वाले से उस पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा और सीधे उस पुलिस स्टेशन में पहुंच के गाड़ी रोकी। वहाँ गए, वहाँ SHO साहब बैठे थे। SHO साहब को उन्होंने अपना परिचय दिया। बोला मैं इस शहर का नया डिप्टी कमिश्नर हूँ। SHO भी खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये बताए ये जग्गा गुर्जर कौन है, इसकी कहानी क्या है। तो उसने कहा क्या हुआ। बोला अभी मैं आया, मैंने एक ठेले के पास अपनी गाड़ी रोकी और अचानक एक दूसरी गाड़ी रुकी और मैंने देखा कि उसने सारे पेटियाँ अपनी गाड़ी में डाली और वो उसके बाद बिना पैसे दिए हुए चला गया। और ठेले वाले ने मुझसे कहा कि यही शहर का असली बादशाह है। तो SHO बोलता है डिप्टी कमिश्नर को, साहब आपसे कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, यह ठेले वाला बेवकूफ़ होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई और कहता तो मैं शायद भरोसा नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं, मैं कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ। SHO समझाता रहा कि ये सब धोखा है, आपकी आंखों का गलतफहमी है, कोई ऐसा नहीं है कि बिना पैसा दिए हुए ले जाओ। ये बोले नहीं मैंने देखा।
तो एसएचओ को लगा कि जब डिप्टी कमिश्नर मान नहीं रहे तो उसने कहा अच्छा आप चलिए मेरे साथ उस ठेले वाले तक। अब एसएचओ डिप्टी कमिश्नर को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसी बाज़ार में ले जाता है, जो ये बाज़ार भी मोजांग में था, और वहाँ जाकर उस ठेले वाले के करीब पूछता कौन, तो वो बताते हैं ये ठेले वाला। उसके बाद जाता है और एसएचओ पूछता है कि क्या कोई तुम्हारे पास कोई शख्स जो जग्गा नाम का बंदा था वो आया और तुमसे बिना पैसे दिए हुए तुम्हारे फल और सारी चीज़ें ले गया? ठेले वाला एसएचओ को वैसे ही पहचान गया वर्दी में, बोला नहीं साहब बिल्कुल भी नहीं। अब डिप्टी कमिश्नर हैरान, कहने कि अभी तो हुआ था। उन्होंने कहा कि अरे अभी मेरे सामने हुआ, मैंने तुमसे पूछा और तुमने मुझसे ये नसीहत दी थी कि इस शहर में रहना है तो इसको आप देख कर रहना, क्योंकि ये असली बादशाह यही है इस शहर का, और अभी आप मुकर रहे हो। बोला नहीं आपको धोखा होगा साहब, उसने पैसे दिए थे, हम छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं, बिना पैसे के ऐसे बांटते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। उसने पैसे दिए, आपने देखा नहीं, और बिना पैसे दिए हुए वो नहीं गया। डिप्टी कमिश्नर को बात समझ में आ गई कि लोग डरे हुए हैं और इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बात उनके मन में घर कर गई कि अगर इस शहर का हाकिम एक गुंडा हो तो फिर इस शहर में क्या नौकरी करना। वहाँ से वो अब सीधे एसएसपी के दफ्तर गए। एसएसपी के पास जाने के बाद, उस समय के जो एसएसपी थे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने पूरी बात एसएसपी को बताई, और एसएसपी हबीबुर रहमान खान, उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी आया और मैंने ये देखा है और मुझे इस जग्गा गुर्जर की पूरी कहानी जाननी। एसएसपी भी दबंग आदमी, उसने कहा कि ये इस शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा है और यहाँ जग्गा टैक्स के नाम से कोई ऐसा मोहल्ला या बस्ती नहीं बची है जहाँ से ये वसूली ना करता हो। तो उन्होंने कहा फिर पुलिस क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है, जो अपने राजनीति का यही एक जो बुरा चेहरा होता है बहुत सारी जगहों पर है। तो उसने कहा कभी हम हाथ भी नहीं रखते हैं, ये चंदा वंदा भी देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर यही शहर का हाकिम और बादशाह है तो फिर हम लोग क्यों हैं यहाँ पर? तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि इस शहर की कमान किसी गुंडे के हाथ में हो, तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। अब एक डिप्टी कमिश्नर और एक एसएसपी इशारों में बात कर रहे हैं कि इसका इंतज़ाम करना है, पर यह नहीं कि कैसे करना है। बात इशारों में ख़त्म हो गई, दोनों वहाँ से चले गए। अब ये बात, चूँकि जग्गा के मुखबिर भी पुलिस में थे, पेरोल पर पैसे देता था वो, उस तक बात पहुँची कि नए साहब आए हैं और तुम्हें ठिकाने लगाने की प्लानिंग की जा रही है। अब जग्गा को ये जब पता चला तो नेक्स्ट डे वो सीधे एसएसपी के दफ्तर पहुंचा और अपने नाम की एक पर्ची भिजवाई, मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा। एसएसपी मिले उससे और उसने कहा कि देखिए मैंने अब ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, बल्कि मैं आपके लिए मुखबरी भी कर सकता हूँ, जो हमारे देश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी भी दे सकता हूँ। बस हमें पता चला ऐसे ऐसे आप लोग करने जा रहे हो तो हमारी जान बख्श दो। जो एसएसपी थे उन्होंने उसको ज़ुबान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो बेहतर होगा तुम अपने आप देख लो। वहाँ से जग्गा निकला, समझ में आ गया कि अब क्या होगा, और इसी के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा क्या करें। तो सबसे पहले तो ये था कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ आया और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको लाहौर छोड़ना चाहिए। उसने फ़ौरन फैसला किया, लाहौर छोड़ दिया। लेकिन लाहौर छोड़कर कहाँ? तो उसे लगा कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है हमारा, पीओके, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा उन्होंने उस वक्त हड़प लिया, तो पीओके, उन्हें लगा कि जग्गा को लगा कि पीओके में हम सेफ हैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। उस वक्त नया नया बंटवारा हुआ था और पीओके और अपने कश्मीर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से पाकिस्तान से वो अपने आप को अलग ही मान रहा था। तो उसे लगा पीओके बड़ा सेफ है। अब वो लाहौर से भागकर पीओके पहुंच गया। पीओके जाने के बाद अब वो वहीं रह रहा है। पैसे वैसे उसके पास बहुत थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब उसे लाहौर, उसकी गलियां, और ख़ास तौर पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसकी माँ की याद आने लगी। अब इधर लाहौर पुलिस गुर्जर को ढूंढ रही है, कहाँ है, क्योंकि उसको ठिकाने लगा, ये प्लान हो चुका है कि उसको एनकाउंटर करना और मार डालना है। क्योंकि लोगों के बीच में जो उसकी दहशत थी, उस दहशत को एक ही तरह से ख़त्म किया जा सकता था जब उसको मार डाला जाए। अब लाहौर पुलिस परेशान, वो ढूंढ रहे हैं जग्गा को, जग्गा है नहीं। फिर अचानक पता चला कि जग्गा इस वक्त पीओके में है। अब उसे पीओके से लाहौर कैसे लाया जाए, ये एक अजीब उलझन थी। इसके ऊपर लाहौर पुलिस ने प्लानिंग की, जो एसएसपी थे उन्होंने प्लानिंग की कि उसको कैसे लाया जाए। तो ये 1960s का दौर था, और चूँकि पाकिस्तान भी नया नया बना था, बहुत सारी उनके पास मूलभूत सुविधाएं थी नहीं। बिजली का संकट हालांकि आज भी है, तब भी था।
तो उसके लिए क्या होता था कि उनके बहुत सारे ट्रांसफार्मर ये सारे ख़राब होते थे। तो पाकिस्तान में ब्लैकआउट का एक रिहर्सल होता था कि अच्छा बिजली चली जाएगी तो ये होगा, तो मतलब शहर का हिस्सा अंधेरा हो जाता था और बाकायदा इसकी पहले से अखबार में सूचना दी जाती थी कि कल इन इलाकों में ब्लैक आउट का रिहर्सल होगा। तो उस रिहर्सल के दौरान लोगों से कहा जाता था आप अपनी ज़रूरत के पानी वानी ये सब रख लीजिए, तो शायद पूरी रात लाइट ना आए, फिर कल आए इतने इतने घंटे के लिए। तो ब्लैकआउट की अखबार में सूचना दी जाती थी। अब एक प्लानिंग ये बनाई गई कि जग्गा को लाहौर लाने के लिए पीओके से, क्योंकि वो आएगा, उसे मालूम है कि पुलिस ढूंढ रही है, तो उसे एक ऐसा मौका दिया जाए जब उसे लगे कि अंधेरा हो रहा है और उसे कोई देखेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, और वो अंधेरे में आए और अंधेरे में अपनी माँ से मिलकर चला जाए। और पुलिस तक ये खबर थी कि माँ से मिलने को बेचैन है। अब लाहौर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर लाहौर में 2 दिन का ब्लैकआउट करने का प्लान बनाया। अमूमन 1 दिन का होता था, बट इस बार 2 दिन का, और अखबार में बाकायदा इसका प्रचार दिया गया। अब ये बात जग्गा के घर वालों तक भी पहुंची। ये बात बाकी के जगहों के भी अखबारों में खास तौर पर इश्तेहार छपवाया गया और उसमें पीओके भी था। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई, डेट करीब आ रहा है, लाहौर पुलिस तैयारी में है कि जग्गा आएगा और फिर काम करेंगे। पहला ब्लैकआउट नाइट गुजर गया, जग्गा नहीं आया। अब लगा कि यार जिसके लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं, इतने लंबे चौड़े, इतने सारे सिविल डिफेंस और बाकी जो दूसरी एजेंसियां, बिजली विभाग, सबको मिला लिया और उनको पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, मकसद क्या है। अब आखिरी रात बची थी, लाहौर पुलिस इंतज़ार कर रही है। जो वहाँ के एसएसपी हबीबुर रहमान, वो अपनी पूरी तैयारी में है। जग्गा के घर के इर्द गिर्द सादी वर्दियों में पुलिस वालों की पूरी एक जाल बिछा दी गई है, सब हथियार से लैस हैं। और ये है कि इनके पास मुखबिर से खबर भी आ गई कि जग्गा तक इस ब्लैकआउट की खबर पहुंच चुकी है। अब वो दूसरी रात और इंतज़ार। आखिरकार देर रात मुखबिर ने बताया कि एक शख्स छुपता छुपाता चेहरा छुपाया लाहौर की उसी इस्लामिया गली के अंदर जहां उसका मकान था दाखिल हो रहा है। जैसे ही वो वहां दाखिल हुआ, इसके बाद गोलियां चलने की आवाज़ आई। उसके साथ उसका एक भतीजा भी था जो उसका राइट हैंड था। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली चलने के बाद थोड़ी देर के बाद ये कंफर्म हो गया कि जग्गा गुर्जर मारा गया। अब ये पहला काम था, मारा गया, यही काम पुलिस का नहीं था। ये था कि जिस लाहौर में उसके नाम की इतनी दहशत है कि जग्गा टैक्स के नाम से पूरे पाकिस्तान में वो मशहूर हो चुका है, लोगों के दिलों से वो खौफ उसका कैसे निकाले। तो उसके लिए ये हुआ कि उसकी लाश को उसी सड़क पर रखा गया और अगले दिन शहर वालों तक ये खबर पहुंचा दी गई पुलिस और मुखबिरों के जरिए कि शहर का सबसे बदनाम और बदमाश और खूंखार जग्गा गुर्जर या जग्गा टैक्स जो वसूलता था, वो पुलिस की गोली से मारा गया। कहते हैं हज़ारों की भीड़ सिर्फ उसकी लाश देखने के लिए आई थी। 1960 की बात है ये। अगले दिन पाकिस्तान के हर अखबार में फ्रंट पेज पर जग्गा गुर्जर के एनकाउंटर की खबर थी। जब लोगों ने लाश देख ली तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ सचमुच मारा गया। और इसके बाद फिर उसके घर वालों को लाश दी गई और उन्होंने उसको दफनाया। लेकिन लोगों के दिमाग में ये तस्वीर क्लियर कर दी गई थी कि ये कोई धोखा नहीं है, सचमुच वो मर चुका है। और इसके बाद धीरे धीरे लोग उसके आतंक से उभरे। लेकिन इस एनकाउंटर की असली कहानी ये थी कि जो पुलिस ने बाद में बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि वो आ चुका है तो उसे ललकारा कि तुम सरेंडर कर दो, पर उसने वापस पुलिस पर गोली चलाई। फिर से कहा सरेंडर कर दो। जब 2 बार नहीं माना, तीसरी बार जब गोली चलाई तब हमने मार दिया। और इसमें एसएसपी जो लीड कर रहे थे उनको भी एक हल्की सी चोट आई थी। अमूमन ऐसे एनकाउंटर में कई एकाध पुलिस वाले को हल्की सी चोट आती है, गोली छू कर निकल जाती है, तो उनको भी ये लगी। और बाद में सरकार ने इस एनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस वालों को 300 रुपये का इनाम दिया था उस वक्त 1960 में, 300 रुपीज़। और ये जो एसएसपी थे जिनकी निगरानी में इस लाहौर के सबसे बड़े गुंडे का एनकाउंटर हुआ था, ये बाद में पुलिस विभाग में ऊंचे पदों पर गए। और कहते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी तो एक बार नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था। तो नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाने वाले यही एसएसपी थे जिन्होंने जग्गा गुर्जर को गोली मारी थी। तो ये थी कहानी। लेकिन इसके बाद इस 70s, 80s और 90s में पाकिस्तान में जग्गा गुर्जर के नाम पर पंजाबी में बहुत सारी फिल्में बनी और सुपर डुपर हिट हुई। और आज भी वहाँ पर जब कोई इस तरह से जबरन वसूली करता है, गुंडागर्दी करता है, तो उस टैक्स को कोई और टैक्स नहीं कहा जाता, सीधे कहा जाता है जग्गा टैक्स है ये। तो जग्गा बेशक मर चुका करीब 60 साल पहले, लेकिन उसका वो जो दिया हुआ है जग्गा टैक्स वो पाकिस्तान में आज भी जिंदा है। तो ये थी आज की कहानी।
कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला, आज पूजा गुप्ता जी इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये ऋषिकेश राउत इनकी वाइफ है। बहुत पहले से इन्होंने मेल लिखा था, ऋषिकेश राउत जी आपका मेल बहुत अच्छा लगा, पढ़कर खुशी हुई, थैंक यू सो मच। ये न्यूयॉर्क से हैं एंड आप दोनों को शुक्रिया। और पूजा जी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसके अलावा समीरा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समीरा। और ये सिस्टर हैं अली कौसर की, और ये अजमान यूएई से हैं। साथ ही अनु कुमारी, ये दिल्ली से हैं, हैप्पी बर्थडे अनु, हमेशा आप अच्छे रहो। राखी सूर्या राव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राखी। और ये फरीद शेख ने भेजा है। साजिद का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साजिद। और ये शहनाज बल्कि शाहनवाज ने भेजा है। इसके अलावा सत्य झा एंड जूही झा, इन दोनों की भी आज इन दोनों का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आप दोनों को भी सत्य एंड जूही बहुत बहुत बधाई। और ये प्रशांत झा ने भेजा और उन्होंने ये भी कहा कि आप दोनों उनको बर्थडे का ट्रीट दे दीजिए। रमेश यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रमेश। और ये बालदेव यादव जी के बेटे हैं। दीपांशु कुशवाहा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपांशु। और आशा वर्मा जी ने भेजा ये। इसके अलावा वैदिक राज वर्मा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वैदिक। और ये अमर कुमार के बेटे हैं। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।